नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरिंद। अगले घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में भी कुछ झलकियां दिखाएंगे, फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। संसद में मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का अड़ियल रवैया बरकरार। हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में आज भी आई बाधा। राज्यसभा में नेता सदन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, विपक्ष के मन में है खोट और डर, खुद की पोल खुलने से डरता है विपक्ष। सरकार आज ही इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। मणिपुर हिंसा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। वायरल वीडियो की पीड़ित महिलाएं भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। स्वतंत्र एसआईटी से जांच कराने और सुनवाई को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से एनडीए गठबंधन के सांसदों के समूह के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। 10 अगस्त तक चलेंगी बैठकें। तेलंगाना में आज बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम नुकसान का करेगी आकलन। राज्य के कई क्षेत्रों में आज और कल भीषण बारिश की चेतावनी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी दिन। कल शाम तक 6 करोड़ से अधिक करदाताओं ने दाखिल किया रिटर्न। पिछले साल का टूटा रिकॉर्ड। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा बम धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। 50 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। अभी किसी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। एशेज सीरीज के 5वें और अंतिम टेस्ट के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए 249 रन। इंग्लैंड को जीत और सीरीज बराबरी के लिए लेने होंगे सभी 10 विकेट। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पे। संसद में आज भी मणिपुर के मुद्दे पर गतिरोध जारी है। लोकसभा की कार्रवाई आज शुरू होते ही रोज की तरह आज भी विपक्ष की ओर से नारेबाजी और शोरगुल देखने को मिला। स्पीकर ने फिर से प्रश्नकाल की अहमियत समझाते हुए विपक्ष से सदन चलाने का आग्रह किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो वहीं राज्यसभा की कार्रवाई भी बाधित हुई। विपक्ष के भारी हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई दिन में पहली बार 12 बजे तक के लिए और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताई। रोज की तरह विपक्ष सदन में मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि आज ही इस मसले पर नियम 176 के तहत सरकार चर्चा के लिए राजी है। उन्होंने कहा कि लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करना चाहता, उसके मन में खोट है। माननीय अध्यक्ष ने मणिपुर जैसे संवेदनशील विषय पर चर्चा स्वीकृति दे दी थी। पिछले 10 दिनों से हम विपक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वो चर्चा में भाग लें। बड़ा गंभीर विषय, संवेदनशील विषय, पूरे देश को चिंता है इस विषय के बारे में। लेकिन जो व्यवहार विपक्ष दिखा रहा है, जिस प्रकार का विपक्षी दलों का सदन के अंदर सदन के बाहर व्यवहार है, उससे हम सबको बहुत चिंता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि विपक्ष के लोगों से अपील करता हूं कि वो सदन में आकर चर्चा करें, क्योंकि मणिपुर में हिंसा का मामला बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस पर लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सदन में हम चर्चा करने के लिए जब तैयार है, जब सदन चल रहा है,
तो बाहर जाके ऐसे स्टेटमेंट तो देख के आए ना, जो बोलना है सदन में बोलने दो, जो उसको उस विषय पर जो उत्तर देना है, रिप्लाई देना है, चर्चा करना है, वो सब के लिए सरकार तैयार है। ये बार बार हम इन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। तो अगर इसमें ये संवेदनशील मामला है, इसमें पॉलिटिक्स करना बंद करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि मैं अधीर रंजन चौधरी से पूछना चाहता हूं कि आप मणिपुर तो गए लेकिन 21 सांसदों को लेकर बंगाल जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस वाले बंगाल में कदम रखने से डरते हैं। वो जानते हैं कि बंगाल में क्या होता है। मैं अधीर रंजन चौधरी जी से पूछना चाहता हूं, किस राज्य के सांसद क्या अपने राज्य के बारे में थोड़ी सी भी चिंता, जहाँ कांग्रेस को मुश्किल से एक सीट मिलती है, क्या कांग्रेस ने बंगाल में जाने का सोच लिया कि अब जाएंगे नहीं, ना ही चुनाव लड़ेंगे? तभी तो मणिपुर तो गए लेकिन 21 सांसदों को लेके बंगाल जाने की हिम्मत अधीर रंजन चौधरी जी और कांग्रेस के नेताओं की नहीं हुई। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस वाले डरते हैं बंगाल में कदम रखने से, क्योंकि पता है बंगाल में क्या होता है। हिंसा भी होती है, हत्या भी होती है, अपराध की घटनाएं भी होती है। और अधीर रंजन चौधरी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मैं फिर कहता हूं, अगर आपने मन ही बना लिया है कि ममता सरकार के डर से, वहां की मारपीट से आपने वहां नहीं जाना है और यहां बस सदन के बाहर खड़े होकर हल्ला करना है और सदन के अंदर भी नहीं जाना, तो दिखता है कि आपने मन बना लिया, अब आप इसका हिस्सा नहीं रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि विपक्ष के लोग बार बार अपना पैतरा बदल रहे हैं। मणिपुर की घटना पर वो चर्चा चाहते थे, जिसको सरकार ने मान लिया। इसके बाद कहने लगे कि पीएम सदन में बयान दें। ये लोग अब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। इन लोगों की मंशा चर्चा नहीं, कुछ और ही है। हमने पहले दिन से ही हम कह रहे हैं कि आपकी इस संबंध में डिमांड किया है। उन्होंने कहा इस पे चर्चा होनी चाहिए। हमने स्वीकार कर ली तो उन्होंने पैतरा बदला कि प्रधानमंत्री जी को आकर के जवाब देना चाहिए। अब ये ऐसे मसले पे भी विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि मसला शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़े, और ऐसे मसले पे भी वो राजनीति कर रहे हैं। ऐसे मसले पे तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति के बहुत अवसर हैं जी, और आप चर्चा के लिए हम तैयार हैं। हमने कहा आप 1 दिन चर्चा करो, 2 दिन चर्चा करो। हमारे गृह मंत्री जी ने सदन में कहा लोकसभा में कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप टाइम तय करो, लेकिन उन्होंने तो जिद पकड़ रखी है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन और ले आए, तो उसके लिए भी स्पीकर साहब जब टाइम देंगे तब हम भी चर्चा करेंगे। तो संसद की गतिविधियों को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं संसद भवन परिसर के। सही शैलेंद्र, अगर देखा जाए एक और दिन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ, और मणिपुर का मसला हो या कोई भी मसला, लेकिन समाधान निकलता नहीं दिखाई पड़ रहा। अब आगे बात बढ़ेगी कैसे? कोई समाधान की गुंजाइश? देखिए, दोपहर में जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिर शुरू होगी, तब देखना होगा कि क्या यही रुख बना रहता है। चूंकि जो खबर आ रही है कि राज्यसभा में हो सकता है कि चर्चा शुरू कराने की मणिपुर पर प्रयास किया जाए। चूंकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जब मणिपुर जाकर विपक्षी सांसद वहां घूम कर आए हैं, तो ऐसे में उनको अपने अनुभव बताने चाहिए और चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। तो संकेत इस तरह के मिल रहे हैं कि अगर सहमति बनी या फिर सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से ये प्रयास होगा कई दलों से मिलकर बातचीत कर कि राज्यसभा में चर्चा को लिस्ट कर दिया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर पूर्व के सांसद राज्यसभा के सभापति से मिले थे पिछले हफ्ते और औपचारिक तौर पर अनुरोध किया था कि चर्चा शुरू कराई जाए। सभी जानना चाहते हैं कि मणिपुर में क्या हुआ, उत्तर पूर्व के सांसद बोलना चाहते हैं और इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि राज्यसभा में चर्चा दोपहर बाद शुरू कराई जाए। अब देखना होगा कि विपक्षी दलों का क्या रुख रहता है। क्योंकि जब विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल गया मणिपुर, तो ऐसे में अब सत्ता पक्ष कह रहा है कि कम से कम उनका जो अनुभव है उन्हें साझा करना चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए। तो अब दोपहर बाद देखना होगा। हम जानते हैं कि इस बीच पिछले हफ्ते देखने को मिला कि लोकसभा में और राज्यसभा में भी हंगामे के बीच, लोकसभा में और राज्यसभा में विपक्षी दलों के बहिर्गमन के बीच विधायी कामकाज भी आगे बढ़ा है। चर्चा इस बात को लेकर बहुत है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह जो दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा जो विधेयक है उसके बदले जो विधेयक आना है वो सदन के पटल पे लोकसभा में रख सकते हैं। हालांकि ये लिस्टेड बिजनेस में देखें, जो औपचारिक तौर पर सूचीबद्ध होता है जो बिजनेस, उसमें वो लिस्टेड नहीं है। लेकिन इस बात की चर्चा है कि दोपहर 2 बजे लोकसभा में
गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली अध्यादेश के बदले में जो विधेयक आना है उसे सदन के पटल पर रख सकते हैं। हालांकि इस पर चर्चा आज नहीं होगी, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, संकेत दे दिए गए हैं। ऐसे में नजर होगी जब 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी या राज्यसभा की जब कार्रवाई शुरू होगी कि आगे किस रणनीति के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्र, आपने चूंकि दिल्ली से जुड़े इस विधेयक का जिक्र किया तो निश्चित तौर से ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष भी अपने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहा है, क्योंकि जब इस पर तय करने की बात आएगी सदन के अंदर तो निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी इस पर पूरे विपक्ष का सहयोग जुटाने की कोशिश करती रही है। हालांकि बहुत सहमति हो इस बात की स्पष्टता नहीं है, लेकिन कोशिश अपने आप में लगातार है। तो क्या अपने आप में इस विधेयक को लेकर भी जो राजनीति है वो भी अपने आप में चरम को देखने को मिलेगी? देखिए, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का क्या रुख रहता है, क्योंकि कांग्रेस अब लगातार ये कह रही है कि अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए जब स्वीकार हो गया है लोकसभा में तो बाकी विधायक पर अब कहीं या बाकी किसी कामकाज जो विधायी कामकाज उस पर चर्चा नहीं कराई जानी चाहिए। और उसको लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार हंगामा लोकसभा में किया विपक्षी दलों ने, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने। तो ऐसे में सरकार का कहना है कि हम विधेयक पारित करा रहे हैं, अगर आप विधेयक गिरा देते हैं यानी आपके पास बहुमत है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव जिस उद्देश्य से आप लाए आपका वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ऐसे में विधायी कामकाज कराने को लेकर क्या दिक्कत है, सरकार उस पर आगे बढ़ रही है। अब दिलचस्प यह है कि अगर ये विधेयक आता है, दिल्ली अध्यादेश के बदले विधेयक आता है, तो क्या इसके चर्चा में कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले दिनों में हिस्सा लेगी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जोर है। हम जानते हैं कि जब विपक्षी दलों की बैठक हुई थी पटना में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होती, उसके बाद लगातार दबाव कांग्रेस पार्टी पर रहा कि वो अपना रुख स्पष्ट करें। बेंगलुरु की बैठक में इसी शर्त पर एक तरह से देखें आम आदमी पार्टी शामिल हुई। तो अब अगर ये विधेयक आ जाता है और जब चर्चा के लिए ये विधेयक सदन में लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव से पहले अगर चर्चा से पहले ये होता है, फिर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, उसका रुख क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस रुख पर पहले अड़ी हुई है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले वो किसी विधेयक पर चर्चा में हिस्सा नहीं लगी। तो फिर ऐसे में अगर दिल्ली अध्यादेश के बदले विधेयक आता है और उसमें चर्चा शुरू होती है, फिर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और ये दिलचस्प होगा ये देखना कि किस तरीके से बात आगे बढ़ती है। लेकिन ये गतिरोध भी कैसे टूटेगा, सदन काम कर सके, दोनों ही सदन, ये अपने आप में बेहद जरूरी। शुक्रिया शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। और बीते शनिवार को तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट को लेकर आज राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब देते हुए कहा, तमिलनाडु सरकार के मंत्री ने खुद माना है कि एक रिहायशी इलाके में ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से मदद राशि का ऐलान किया है। Minister has himself admitted that this facility was in the vicinity next door to a firecracker factory. The question arises is why does a firecracker factory exist in a residential area? The Tamil Nadu minister has also admitted that they are doing a survey to find out why firecracker factories are in these areas and to prevent it in the future. So far as I am concerned, sir, I also want to add that the Honorable Prime Minister, when reports about this became available, he has also provided relief from the Prime Minister's National Relief Fund. राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने अफ्रीकी देश मलावी की स्पीकर कैथरीन गोट्टानी हारा और मलावी के संसदीय दल का स्वागत किया। सभापति ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मवाली की संसदीय दल स्वदेश वापसी से पहले आगरा के ताजमहल का भी दीदार करेगा। I have great pleasure in welcoming Right Honorable Catherine Gotana Hara, Speaker of National Assembly of Republic of Malawi, and the delegation. They are on a visit to India under bilateral exchange as our honored guests. They will also visit Agra before their departure from India. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Through them, we convey our greetings and best wishes to the members of Parliament, the government, and the friendly people of the Republic of Malawi.
अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे और बीजेपी इसके लिए अभी से कमर कस चुकी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन के दलों के साथ मुलाकात की थी। उसके आगे बढ़कर अब प्रधानमंत्री आज से एक नई सियासी मुहिम शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत वो एनडीए के सांसदों से बारी बारी मुलाकात करेंगे। 10 अगस्त तक चलने वाली इन बैठकों में लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन में कुल 38 दल शामिल है और सभी पीएम मोदी के नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जाता है कि एनडीए के संसदीय क्षेत्रों के आधार पर सांसदों के 10 समूहों को बनाया गया है। बैठक की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के सांसदों के साथ होगी। इसके अलावा आज ही दूसरे चरण की भी बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी बंगाल, झारखंड और ओडिशा के एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे। ये दोनों बैठकें आज शाम को दिल्ली में होंगी। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार मंगलवार को दिल्ली में आयोजित बीजेपी नेताओं की एक बैठक में यह तय किया गया था कि एनडीए सांसदों के 10 समूहों में कौन कौन शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहेंगे। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। और ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए नेताओं से मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार ने देश के विकास के लिए काम किया है। उसका रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। देश के किसी भी हिस्से में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि जाना चाहती है तो हमारे देश में पूरी स्वतंत्रता है और हमारे विपक्ष के साथियों का एक डेलीगेशन वहां पर गया है। मुझे लगता है कि उनकी कुछ सकारात्मक ऑब्जर्वेशंस होंगी जो हम सुनने के लिए, जानने के लिए तैयार भी हैं। तो इस बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का एनडीए के सांसदों से संवाद है और हम सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की तरह अपनी सरकार के कार्यों को और उपलब्धियों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति और विकास में योगदान के लिए कल लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम कल पुणे में आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री सुबह दगडू शेड मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के पहले चरण के 2 गलियारों के पूर्ण हो चुके खंडों पर सेवाओं के उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने 2016 में इन परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के तहत अवशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह बिजली का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन अवशिष्ट का उपयोग करेगा। सभी के लिए आवास अर्जित करने के मिशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री पीसीएमसी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 1280 से अधिक घर लाभार्थियों को सौंपे जाएंगे। वह पुणे नगर निगम द्वारा निर्मित 2650 से अधिक PMAY घरों को भी सुपुर्द करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री पीसीएमसी द्वारा निर्मित किए जाने वाले लगभग 1190 PMAY घरों और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 6400 से अधिक घरों का आधारशिला भी रखेंगे। आगे बढ़ते रुक करते कुछ और इस वक्त की ताज़ा खबरों की ओर। बात पाकिस्तान की ताज़ा खबर में बात पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए विस्फोट की करते हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जमीयत उलेमा ए इस्लाम की रैली में हुए बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है और 100 से ज़्यादा अधिक लोगों के घायल होने की भी खबर है। विस्फोट उत्तर पश्चिम बाजौड़ जिले के खार शहर में जमीयत के कार्यकर्ताओं की एक सभा में हुआ। सम्मेलन के लिए 400 से अधिक पार्टी कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। शुरुआती जांच के आधार पर पाकिस्तान पुलिस ने कहा है कि यह एक आत्मघाती हमला था। अधिकारियों ने बताया कि बचाव अभियान पूरा हो गया है और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है।
विस्फोट में खार के JUIF के प्रमुख नेता मौलाना जियाउल्लाह जान की भी मौत हो गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने धमाके की कड़ी निंदा की है और एक बयान में कहा कि आतंकवादी पाकिस्तान के दुश्मन है और उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बाजौड़ धमाके की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के अपराध किसी भी तरह से उचित और स्वीकार्य नहीं है। साथ ही तालिबान ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की बाजौड़ एजेंसी में जमीत उलेमा इस्लाम के कार्यक्रम में विस्फोट की निंदा करता है। और पाकिस्तान की इस महत्वपूर्ण खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए सामरिक मामलों के विशेषज्ञ कंवर आगा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंवर जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण सवाल यही कि आखिर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में ये एक अनिश्चितता या अनरेस्ट लगातार हम देख रहे हैं, उसकी ही एक मिसाल के तौर पे कह सकते हैं कि हमको ये कल हुआ विस्फोट दिखाई पड़ रहा है। देखिए, कई कारण हैं उसके। पहली बात तो ये कि ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पे कुछ समय पहले 2017 या ऐसा ही कुछ था पीरियड, उसमें एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था जिसमें बहुत बुरी तरीके से उन्होंने इस तरह के मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की थी। वो जितने भी तालिबान या दूसरे ग्रुप थे जो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए थे, तो उसमें बहुत लोग मरे और हजारों लोग लापता हैं पूरे इस पख्तूनख्वा में, और खासतौर से फाटा के एरिया में, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी उस जमाने में वो होती थी, नॉर्थ वजीरिस्तान। तो तब से तालिबान का एक ग्रुप जो था वो इनके खिलाफ हो गया। और दूसरी तरफ ये भी था कि ये तालिबान ग्रुप जो है ये प्योर इस्लामिक इमिरेट बनाने की बात करते हैं। ये पाकिस्तान की सेना को मानते ही नहीं कि वो एक असली इस्लामिक सेना है, या अपना राज वहां पे करना चाहते हैं। ये देखिए, दो एरिया जो है वहां पे बहुत अनरेस्ट है, जहाँ पे सब रीजनल नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान में। एक तो खैबर पख्तूनख्वा का और दूसरा जो है बलूचिस्तान का। दोनों जगह पे वो लोग नहीं चाहते थे पाकिस्तान के साथ जुड़ना। और दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो इन लोगों को काफी सोफिस्टिकेटेड वीपन भी मिल गए हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि अफगान हमेशा से चाहता था कि ये दोनों एरिया जो है खैबर पख्तूनख्वा का, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है, इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने जो सेकेंड और थर्ड अफगान वार में इसको अलग कर दिया था जी अफगानिस्तान से। तो ये दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो तालिबान है ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हमारी रीट यहाँ पे चलेगी। जमीयतुल उलमा इस्लाम भले हो, उसने हमें बड़ी मदद की बनाने में, आइडियोलॉजिकली भी वो एक साथ है, मगर ये कि किसी दूसरे ग्रुप का जो पाकिस्तान बेस्ड है, जिसका पाकिस्तान के गवर्नमेंट में जो से जुड़ा हुआ है, उसकी रीट यहाँ नहीं चलेगी, उसकी बात यहाँ पे नहीं चलेगी, हम उसको ऑपरेट नहीं करने देंगे। तो ये है, कई चीजें हैं जिनके कारण वर्ष ये हो रहा है और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन चुका है। सर, आपने जो बात कही सर वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरीके से वहां का लोकली नेशनलिज्म की जो भावना है उसको कैसे हैंडल करना है, पाकिस्तान की सरकार इसको एड्रेस करने के जो तरीके अपनाती है वही अपने आप में सवालों के घेरे में है। तो ये पाकिस्तान की सरकार के रवैये, उनके तरीकों पर भी सवाल खड़ा करता है कि इस वजह की स्थिति वहां बनती नजर आ रही है, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो। जी बिल्कुल, आपने कहा। दूसरी वजह ये भी है, एक वजह इस समय करने का था वो ये था कि सऊदी अरेबिया से जो डील हो रही है और फिर जो पाकिस्तान ने कहा है कि वो वहाँ पे बहुत से जो एक डैम बनाएगा इस पूरे क्षेत्र में जो गिलगिट और खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ा हुआ है वहाँ पे, और फिर उसके अलावा एक रिफाइनरी बनाने का उनका जो प्रोग्राम है, तो ये उनको भी एक संकेत है कि हम कभी, जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, हम कुछ इस तरह की चीजें नहीं होने देंगे। टाइमिंग भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान के पास कोई डेमोक्रेटिक मींस किसी भी समस्या को समाधान के लिए नहीं है। वो हमेशा यही करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। पहले इन लोगों को बनाया, ट्रेनिंग दी, सपोर्ट दिया, सोच रहे थे कि ये भारत में के खिलाफ काम करेंगे, अफगानिस्तान में इनका इस्तेमाल किया, अब ये इनके खिलाफ हो गए। दूसरी बात ये भी को ये लगता है कि अफगानिस्तान में बहुत खनिज पदार्थ है और दूसरी चीजें भी हैं, तो उनको लगता है कि पाकिस्तान की नजर उन पे भी है, तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का इंटरफियरेंस अफगानिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा का जो पूरा एरिया है। बलूच भी नेशनलिस्ट आर्मी उनकी भी है, उनके यहाँ भी इस्लामिक मूवमेंट है जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, और ये लड़ाई ऐसी है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की सेना इसको
रोक पाएगी या संभाल पाएगी। इसलिए पाकिस्तान की सेना में बहुत जबरदस्त विभाजन है इस समय जी। कई जनरल और सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को इनको हटाना पड़ा है और ट्रांसफर करना पड़ा है, हटाए गए हैं, छुट्टियों पे भेजे गए हैं। उनकी रिपोर्ट धीरे धीरे आ रही है, अभी तक ज्यादा नहीं आ पाई है हम तक। तो पाकिस्तान की सेना में भी इनको लेके, और पाकिस्तान की सेना में भी काफी पश्तून है और फिर खैबर पख्तूनख्वा में इनका सपोर्ट बेस बहुत है, क्योंकि वहां पे जो सैकड़ों हजारों मदरसे बने थे उन मदरसों में से ही ये निकले हुए तालिबान है, स्टूडेंट है। तालिबान की मतलब स्टूडेंट है जिन्होंने इनको ज्वाइन किया जी। कमर आगा जी, एक चीज जो आप जिसका जिक्र भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने गलत मंसूबों से जिस प्रकार से इस प्रकार के आतंकी संगठनों को तरजीह दी थी, उनको पाला पोसा था, आज उसके लिए ही वो नासूर बनते नजर आ रहे हैं। और इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो पाकिस्तान फिर दुनिया में अल्लाह बचाने की कोशिश करता है, साहब देखिए हम तो विक्टिम है, जबकि वो विक्टिम नहीं बल्कि आपने खुद बोया हुआ ये बीज है जिसका आप शिकार हो रहे हैं। अरे ये कहा कि विक्टिम है, इन्हीं ने हजारों लोगों को अफगानिस्तान में मार दिया, इनकी वजह से बर्बाद कर दिया उस मुल्क को। कश्मीर के अंदर भी यही कोशिश थी अराजकता फैलाने की, क्योंकि यहाँ के सिक्योरिटी ऑपरेशन बहुत स्ट्रांग है, सेना हमारी बड़ी स्ट्रांग थी, उसने रोक लिया। वरना यहाँ भी इनकी यही नीयत थी, ये जानते थे कि कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकते। फिर पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में इतने लोगों को इन्हीं ने मारा, बलूचिस्तान में रोजाना मार रहे हैं। ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं। जो वहां के लोगों का मानना यह है कि ये पाकिस्तान में जो पंजाबी डोमिनेटेड गवर्नमेंट और सेना है उसने खैबर पख्तूनख्वा को, बलूचिस्तान को, सिंध को पाकिस्तान बनने के बाद ऑक्युपाइड कर लिया है और इनका ट्रीटमेंट बहुत खराब रहा है। यहाँ पे ना तो डेवलपमेंट काम हुआ है, ये बहुत बैकवर्ड एरिया है, जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है वो पंजाब में हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं उसके अंदर भी यही फीलिंग है, वो लोग भी वहां से अलग होना चाहते हैं। आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं वहां, और वो भारत से का झंडा भी बीच बीच में लहराते हैं और ये भी भारत से मिलने की बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी यही हाल है। तो ये मुझे नहीं लगता सेना वहां पे जो सोचती है हर चीज के दमन से अब ये नहीं रुकने वाला है। इनके पास वेतन है, इनके पास जज्बा है लड़ने का, और सेना में भी इनकी सपोर्ट हासिल है मदरसों और दूसरी जगहों के अलावा। जी सर, एक चीज और, क्योंकि चीन की मौजूदगी पाकिस्तान में और पाकिस्तान सरकार की सहमति से वो मौजूदगी विकास के नाम पर किस प्रकार से आगे चीजें बढ़ रही हैं, उसको लेकर भी पूरे पाकिस्तान के कई तमाम इलाकों में एक अनरेस्ट दिखाई पड़ता है। तो चाहे पॉलिसी लेवल की बात हो या अपने लोगों के साथ एक ह्यूमन एंगल पे उनको टैकल करने की बात हो, सब जगह एक फेल्योर सा दिखाई पड़ता है। अरे फील्ड स्टेट है, पैच वर्क है, यहाँ से पैसा ले लो, वहां से पैसा ले लो। डेवलपमेंट एजेंडा कभी रहा नहीं पाकिस्तान का, धर्म के नाम पे आगे बढ़ाया। अब वो धर्म में दूसरे इनसे ज्यादा कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं ऊपर आ रही हैं। और दूसरी बात ये कि चाइना का जो पूरा प्रोजेक्ट था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बिल्कुल फेल हो गया। उससे कोई फायदा लोकल लोगों को नहीं हो रहा। जो बिजली बनाई है उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा आ रही है कि वो वापस अब चाइना जाने लगी। फिर उसके अलावा जो और दूसरे प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर उन लोगों ने सोचा था कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, तो वो चाइनीज वर्कर, चाइनीज इंजीनियर, चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स वहां से ले आए, तो लोगों को लोकल लोगों का फायदा ही नहीं हुआ, तो वो इसके खिलाफ गए। और दूसरी ये कि ये जो एरिया है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का, ये बाहर के लोगों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करने पे तैयार है। चाइना के इतनी बड़ी प्रेजेंस है कि इनको आर्मी लगानी पड़ रही है, उनको डिफेंड करने के लिए आए दिन उनके ऊपर अटैक होते हैं। वो नए प्रोजेक्ट के बिल्कुल फेवर में नहीं है, चाहे वो किसी भी मुल्क से आए। हाँ, वो एक बार उनका कहना ये है कि हम अपनी थ्रू इस्लामिक नैरेटिव बना लेंगे तो फिर देखा जाएगा। फिलहाल वो बिल्कुल इसके खिलाफ नजर आती है। बिल्कुल, अपने आप में पाकिस्तान की एक तरीके से अनिश्चितता की घटनाएं लगातार बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान कैसे इससे निपटेगा, खासतौर से उस आतंकवाद से जिसको उसने खुद पाला पोसा है और उसको ही डसता नजर आ रहा है। फिलहाल शुक्रिया कमर आगा साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते नजर डालते हैं इस वक्त कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। मणिपुर के वायरल वीडियो के मामले में पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की एक स्वतंत्र एसआईटी से जांच कराने और सुनवाई को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित महिलाओं की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह मामले की सुनवाई असम में नहीं चाहते। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि वीडियो के अलावा भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के कई मामले हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि 3 मई के बाद से कितने मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि सरकार को एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है जो ऐसी यौन शोषण की शिकायत तमाम महिलाओं के साथ इंसाफ सुनिश्चित कर सके, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगा सके। इससे पहले मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि राज्य में जल्दी से जल्दी शांति और सामान्य हालात बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के 21 सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें राज्य के मौजूदा हालात से अवगत कराया। यह प्रतिनिधिमंडल 2 दिन के मणिपुर यात्रा पर इम्फाल पहुंचा था और इसने चूड़ा, चांदपुर, विष्णुपुर और इम्फाल पश्चिम स्थित राहत शिविरों का दौरा किया था। प्रतिनिधिमंडल की यात्रा संपन्न हो चुकी है और उन्होंने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें राज्यपाल को राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। राज्यपाल ने मणिपुर में प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और कहा कि उन्हें लोगों की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है। अधिकारियों को राहत शिविरों में सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट भी इस याचिका पर सुनवाई करने में समर्थ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट से मामले की तेजी से सुनवाई करने को कहा। दरअसल 11 जुलाई को हुए इस लाठीचार्ज में एक बीजेपी नेता विजय कुमार की मौत हो गई थी। सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण गांव के पास खेत में एक पाकिस्तानी ड्रोन के साथ पीले टेप में लिपटी लगभग 3 किलोग्राम हेरोइन की एक बड़ी खेप बरामद की है। बीएसएफ ने बताया कि एक विशेष सूचना के आधार पर राजो के गांव के तलाशी अभियान चलाया गया। ड्रोन पूरी तरीके से टूटी हुई अवस्था में था। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त प्रयासों से एक और पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया। इससे पहले भी भारत पाकिस्तान सीमा से लगे तरन तारण जिले में गांव कालिया में ड्रोन की हरकत दिखाई देने पर बीएसएफ ने इलाके में सर्च अभियान चलाया था। सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया। बीएसएफ के जवानों ने आरएसपुरा के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देर रात घुसपैठियों को मार गिराया। इसके बाद जवानों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि सतर्क सीमा रक्षकों ने इस घुसपैठिए को बार बार चेताया। घुसपैठिए ने हर बार चेतावनी को नजरअंदाज किया। वह देर रात करीब 1:50 पर अरनिया सेक्टर में जवोवाल सीमा चौकी के पास सीमा बाड़ को पार कर चकमा देने के लिए इधर उधर भागने लगा। इस दौरान जवानों की गोलीबारी में वो मारा गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 25 जुलाई को सांबा जिले में रामगढ़ सेक्टर में 4 किलोग्राम से अधिक हेरोइन लेकर आ रहे पाकिस्तान के एक घुसपैठिए को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया था। महिला आयोग की एक टीम के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा कोलकाता में राजनीतिक गुंडों द्वारा एक महिला के साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट, छेड़छाड़ जैसे गंभीर मुद्दों पर मामले की जांच करने के लिए हावड़ा पहुंची है। इसके बाद वह मालदा भी जाएंगी। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची। इस मामले को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की आज सुनवाई होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा फतेही ईडी के निशाने पर है। ईडी अब तक कई दफा नोरा फतेही से पूछताछ कर चुकी है। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री ने खुलासा किया था कि कॉनमैन सुकेश चंद्र शेखर ने उनके जीजा बॉबी को 65 लाख रुपए की BMW कार गिफ्ट की थी। वहीं ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर कहा था कि दिसंबर 2020 में नोरा फतेही ने सुकेश चंद्रशेखर से BMW कार उपहार में ली थी, जो महबूब खान के नाम से रजिस्टर थी। पालघर में आरपीएफ कांस्टेबल ने रेलवे स्टेशन के समीप जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में सवार 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त ट्रेन गुजरात से महाराष्ट्र जा रही थी। फायरिंग पालघर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के कोच B5 में हुई। पश्चिम रेलवे पुलिस आयुक्त ने घटना पर कहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल चेतन कुमार की तबीयत गड़बड़ थी। मानसिक तनाव के चलते उसने अपना आपा खो दिया। इसके बाद बिना किसी लड़ाई या बहस के गोली चला दी। मामले के आरोपी जवान को उसकी राइफल के साथ अरेस्ट कर लिया गया। नाराजगी
नहीं है, उसका कुछ तबीयत गड़बड़ थी, लग रहा था जैसा, तो उसके बाद उसने अपना आपा खो लिया, यही हुआ है। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की एक अंतर मंत्रालयी टीम आज राज्य का दौरा कर रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के सलाहकार कुणाल सत्यार्थी इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। टीम में कृषि, वित्त, जल शक्ति, बिजली, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों समेत नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्रीय टीम नुकसान का आकलन करेगी और इस बीच केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी लगातार तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं और हालात का मुआयना कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना को इस आपदा से निपटने के लिए जो 1000 करोड़ रुपए का फंड दिया है और पीड़ित परिवारों के लिए जो आर्थिक मदद दी है, उसका सही इस्तेमाल राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। 20 से ज्यादा लोग तेलंगाना में बाढ़ के कारण मर गए हैं। तेलंगाना में पिछले एक सप्ताह से अत्यधिक बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और कई जगहों पर खेतों को नुकसान पहुंचा है। इस बीच हैदराबाद में मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि राज्य के कई क्षेत्र में आज और कल भीषण बारिश हो सकती है। जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनमें आदिलाबाद, कोमाराव, भीम, आसिफाबाद, मंचेरियन, निर्मल, जग्गीत्याल, राजनमन्ना, सिरसिला, जयशंकर, भूरापल्ली, मुगलू, मद्रानी, कोडागुडम शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच 1500 से अधिक तीर्थयात्रियों का 28वां जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। ये जत्था पहले बालटाल और पहलगांव के आधार शिविर पहुंचेगा और फिर तीर्थयात्री वहां से दर्शन के लिए पवित्र गुफा जाएंगे। भगवती नगर शिविर से कुल 1550 तीर्थयात्री 66 गाड़ियों के काफिले में कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुए। उनमें से 482 तीर्थयात्री बालटाल के रास्ते जाएंगे, जबकि 1068 लोग नुनवान पहलगांव के परंपरागत लंबे रास्ते से यात्रा करेंगे। इसके साथ ही 30 जून से अब तक जम्मू के आधार शिविर में 1,41,994 तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा पर जा चुके हैं। वहीं इस बार अब तक रिकॉर्ड 3,91,000 से अधिक तीर्थयात्रियों के पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। पवित्र गुफा जाने वाले तीर्थयात्रियों की यह संख्या पिछले वर्षों के मुकाबले काफी अधिक है। दक्षिण कश्मीर में हिमालय की श्रृंखला पर 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा की तीर्थयात्रा इस बार 62 दिन चलेगी। और बात हमारे अगले सेगमेंट नया कश्मीर बदलाव के 4 साल की। अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर न सिर्फ हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है बल्कि ये कई बड़े सामाजिक बदलावों का गवाह भी बन रहा है। बदले हालात में वादी में सिनेमा की वापसी ने न सिर्फ आवाम बल्कि फिल्मों से जुड़े लोग भी खुश हैं। वहीं अब नए कश्मीर में शाम ढलने के बाद भी विशेषकर महिलाएं बेखौफ बाहर निकलती हैं और सरकार के कदमों की वजह से कश्मीर की महिलाएं भी अब नया इतिहास लिख रही हैं। इस खबर पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सीधी तस्वीरों की ओर ले चलते हैं। इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में शुरू हुई है, आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। आदरणीय अरुण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। मित्रों, राजस्थान में चारों ओर हाहाकार की स्थिति है। अब राजस्थान में हाहाकार नहीं सहेगा राजस्थान। कल 1 अगस्त को जो राजस्थान का सचिवालय है, मुख्यमंत्री का कार्यालय है, उसका बहुत बड़ा घेराव कल होना है। राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार नंबर 1 पे है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। दलितों पे अत्याचार नंबर 1 पे है तो कहीं राजस्थान में है, और बेरोजगारी नंबर 1 पे है तो वह राजस्थान प्रदेश है। राजस्थान में जंगल राज है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। 28 तारीख को 24 घंटे के अंदर 21 घटनाएं घटी है। 24 घंटे के अंदर 28 जुलाई को 21 घटनाएं घटी है, जिसमें बूंदी के लाखेरी गांव में महिला के घर में घुस करके उसकी हत्या, पाली के भीमगढ़ में युवक की हत्या, करौली में 7 दिन पुरानी लाश मिली। एक मैं 24 घंटे की बात बता रहा हूं, 28 तारीख से 29 तारीख के बीच में। जयपुर में सरेआम, जो राजधानी है
जहां अशोक गहलोत जी का निवास है, जयपुर के सदर इलाके में एक आदमी को चाकू से गला चीर दिया जाता है। वहीं चित्तौड़गढ़ में युवक की डालीचंद जटिया की लाश मिलती है, हत्या हुआ है। करौली में सरेआम 4 लुटेरों ने घुस करके महिला की हत्या की। यह वही करौली है जहां एक लड़की का अभी कुछ दिन पहले अपहरण किया गया, गैंग रेप किया गया, गोली मारी गई, उसको तेजाब डाला गया, उसके बाद उसको कुएं में फेंक दिया गया। यह वही करौली की घटना है। 12 में रामलाल गुजर हत्या कर दी जाती है। भरतपुर में दिन दहाड़े फायर करके 2 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर, बता रहा अभी कुछ 2 दिन पहले की, केवल 24 घंटे के अंदर 21 हत्या की वारदात हुई है, जिसे महिलाओं का रेप हुआ। जोधपुर में मथनिया में महिला को किडनैप किया जाता है और किडनैप करने के बाद उसका दुष्कर्म किया जाता है। और जयपुर के जालूपुरा में 2 लोगों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। पाली में हृदय विदारक घटना, 14 साल की लड़की का रेप किया जाता है, गैंग रेप होता है और पाली में उसका फिर उसके बाद वीडियो वायरल किया जाता है। जयपुर के प्रतापनगर में इलाके में युवती का रेप किया जाता है और तो और केकड़ी में शिक्षिका के साथ दुष्कर्म होता है। 24 घंटे की घटनाएं बता रहे हैं, आप समझिए कितना भयावह स्थिति राजस्थान में है। इसी प्रतापगढ़ में एक टीचर के साथ छेड़खानी होती है और 6 छात्राओं के साथ दुष्कर्म के प्रयास होता है। चूरू में एक विवाहिता मैरिड जो महिला है उनका अपहरण किया जाता है और दुष्कर्म किया जाता है। अजमेर में भी इसी प्रकार की घटना घटती है। बाड़मेर में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया जाता है। एक दिन के अंदर 21 घटनाएं रेप की, हत्या की, बलात्कार की और सीधे गोली मार देने की घटना ये राजस्थान में हो रही है और राजस्थान के चारों कोने में हो रही है। 17 से 18 प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि सबसे अधिक महिला उत्पीड़न और अपराधीकरण कहीं हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है। चारों ओर कानून व्यवस्था है नहीं, जंगल राज है। और कभी भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के नेता एक बार भी राजस्थान जाकर के पीड़ितों से मिलने का काम नहीं किए। 17 बार पेपर लीक होता है, अभी हमारे करोड़ी लाल मीणा जी उसके बारे में बताएंगे। यह राजस्थान प्रदेश है। राजस्थान प्रदेश में 19,422 किसानों की जमीनी कुर्की हो जाती है और तो और लोग किसान आत्महत्या करते हैं। हनुमानगढ़ में सूरज राम हनुमानगढ़ के किसान कलेक्ट्रेट के सामने गहलोत जी को गाली देते हुए, कांग्रेस की सरकार को कोसते हुए, क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया था, राहुल गांधी ने वादा किया था किसानों को कर्जा माफ करेंगे, वो सरेआम जाकर के फांसी के फंदे पे सूरजमल हनुमानगढ़ में लटक जाते हैं और कहते हैं कि आपने वादा किया था, वादा पूरा नहीं किया, हमारी जमीन कुर्क हो गई। 19,422 किसानों की जमीनें कुर्की हो गई है। सर्वाधिक घुसखोरी अगर कहीं है तो राजस्थान में, करप्शन सबसे अधिक राजस्थान में। एक सर्वे के मुताबिक 22% घुसखोरी हर महीने बढ़ रही है। 98 विभाग में सर्वे में आया है कि 60% करप्शन है। ये राजस्थान वही प्रदेश है, आपको ध्यान होगा। जयपुर में सरकार के दफ्तर में सोने की सिल्ली मिलती है, 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस प्रकार से वहां पे चारों ओर भ्रष्टाचार है। माइनिंग माफियाओं के आतंक से संत विजयदास 551 दिन धरने के बाद आत्मदाह कर लेते हैं। यह राजस्थान की स्थिति है। इसको देखते हुए जो महिला के अत्याचार है, दुष्कर्म के 1,90,000 महिला अत्याचार के केस दर्ज हुए हैं। 30,000 से 35,000 केवल रेप बलात्कार की घटना राजस्थान में है। और इससे आक्रोशित होकर के बहुत बड़ी संख्या में किसान आक्रोशित होकर के, युवा आक्रोशित होकर, महिला आक्रोशित होकर के, सभी आक्रोशित होकर के कल 1 तारीख को जयपुर में महाघेराव करने वाले हैं। कांग्रेस और गहलोत सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा एक घेराव का कार्यक्रम होगा।
शांतिपूर्वक जा करके घेराव करने का काम राजस्थान के कोने कोने से आए हुए जनता वह घेराव करेगी और लाखों की संख्या में लोग आकर के कांग्रेस की जो हमारे सरकार है, जन विरोधी, जंगल राज कायम करने वाली महाभ्रष्ट सरकार, अब तो हर लोग यही कह रहे हैं कि महिलाओं पे दुष्कर्म नहीं सहेगा राजस्थान, किसानों की हालत बदहाल नहीं सहेगा राजस्थान, युवा है परेशान नहीं सहेगा राजस्थान, इस प्रकार चारों ओर है जंगल राज नहीं सहेगा राजस्थान। इसको लेकर के कल बड़ा वहाँ पे महाघेराव का जो है सचिवालय का महाघेराव वहाँ की जनता, राजस्थान की जनता सरकार से त्रस्त होकर के, परेशान होकर के कर रही है। और आने वाले समय में कांग्रेस के इतने भी विधायक नहीं बचेंगे जो गिन सके कि कितने विधायक हैं। यही मुझे कहना था। हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी इस संघर्ष के प्रतीक हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी अगर करौली में नहीं गए होते, जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ वो केस रफा दफा हो रहा था, आप गए, धरने में बैठे, तब जाके सच्चाई सामने आई। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। पत्रकार बंधुओं, अभी अरुण सिंह जी ने जो राजस्थान में महिला और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी, लेकिन एक अशोभनीय बात यह है कि जब विधानसभा में महिलाओं पर रेप, गैंगरेप ज़्यादा हो रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही थी, तो राजस्थान सरकार के जिम्मेदार मंत्री सदन में ये बात कहते हैं कि राजस्थान के लोग मर्द हैं। ऐसे अशोभनीय बात राजस्थान के जो नंबर 2 मंत्री हैं माननीय शांति धारीवाल जी ने कहकर पीड़ित महिलाओं का और अपमान किया। और आपकी जानकारी में आया होगा कि जब पुलवामा का हमला हुआ था तो राजस्थान से 5 लोग शहीद हुए थे। उनकी वीरांगना को जो पैकेज देना था राजस्थान की सरकार की तरफ से वो नहीं दिया गया। और जब वो मुख्यमंत्री जी से मिलने गई तो मुख्यमंत्री जी मिले नहीं और 10 दिन तक वो महिलाएं जयपुर में ये मांग लेकर बैठी रही कि मुख्यमंत्री जी को हमारा दर्द बयां करना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं। मुख्यमंत्री जी उनसे मिले नहीं, बल्कि उनको उठा का बेइज्जत करके, बाल खींच के, साड़ी खींच के उनको गिरफ्तार कर लिया। तो महिलाओं का ही नहीं, वीरांगनाओं का, जिन्होंने देश के लिए, जिनके पतियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन तक का अपमान राजस्थान में किया है। जैसा भी अरुण सिंह जी बता रहे थे कि देश के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी शासन सचिवालय में 2,31,00,000 रुपए सोने की सिल्ली मिल जाए, ये राजस्थान में ही हुआ है। IT में घोटाला करीबन 5,000 करोड़ का है। जल जीवन मिशन में भारत सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिया है, जिसमें 20,000 करोड़ का घोटाला है। 30 से 40% अबोव के पूलिंग करके टेंडर दे दिए गए। हमारी पार्टी ने आंदोलन किया तो उसको निरस्त करना पड़ा। साथ में ऐसी जिनका टर्नओवर नहीं था, ऐसी फर्मों के भी जब हमने आंदोलन किया तो उनके टेंडर निरस्त करने पड़े। और आपको जानकारी में देना चाहता हूं कि करीबन 200 करोड़ रुपए की फाइलें शासन सचिवालय से जल जीवन मिशन की घोटाले की गायब कर दी। राजस्थान में अब तक 17 परीक्षाएं हुई हैं। 17 परीक्षा के सारे पेपर लीक हुए हैं और करीबन 1,12,00,000 बेरोजगार युवाओं ने एप्लीकेशन दी थी, जिसमें से 67 लाख जवानों ने परीक्षा दी थी। और सारे पेपर लीक होने के कारण बच्चे, जवान बेरोजगार निराश हैं। 67 लाख एप्लीकेंट के साथ गहलोत सरकार ने पेपर लीक करके उनके भविष्य को बर्बाद किया है। RPSC जैसी संस्था के से पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर पढ़ाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो कि RPSC के मेंबर तक को गिरफ्तार किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने पेपर लीक कर रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ था, जिसका आंदोलन हमारी पार्टी ने किया था। उस आंदोलन के कारण वहाँ के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष DP जारोली को बर्खास्त कर दिया।
तो उन्होंने बयान दिया था कि मैं ही नहीं, इसमें तो बहुत बड़े बड़े नेता शामिल हैं। इसके कारण एसओजी जो जांच कर रही थी उसने उनको क्लीन चिट दे दी, क्योंकि अगर उनसे सख्ती से पूछा जाता तो कई सत्ताधारी दल के नेता, राजनेता, दूसरे अफसर पकड़े जाते, लेकिन उसी से सख्ती से पूछताछ नहीं की। और रीट के पेपर में फिर शिकायत हमने सीबीआई की मांग की थी, नहीं मानी, तो ईडी उसकी जांच कर रही है। और ऐसा लगता है कि जिन लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है उसमें निश्चित रूप से कुछ ईडी निकालेगी और भ्रष्टाचारियों पर नकेल डालेगी। आरएस जैसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाना और फर्जी लोगों को आरएस बना देना, सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हो जाना, उनसे 10-10 लाख रुपए लेके उनको पास कराना, और इंटरव्यू भी वही बाबूलाल कटारा ले जो बाद में पकड़ा गया। इस ढंग से आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जो अधीनस्थ बोर्ड है जहाँ चयन होता है, वो सब भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। उसमें से सत्ताधारी दल के एमएलए और कई मंत्री उनसे जुड़े हुए हैं, अपने लोगों को पास करवाया है, अपने लोगों का चयन करवाया है। जहाँ तक किसान कर्जा माफी का मामला है, खुल राहुल गांधी जी गए थे, 1 से 10 तक गिनती करके 10 दिन में सर्व कर्जा माफी की बात की थी, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। और जैसा कि अरुण सिंह जी ने बताया है कि 20,000 किसानों को उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का या कुर्क करने का नोटिस सरकार ने दे दिया है। बेरोजगारों में सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में, आपको जानकारी है, और बेरोजगारों को 3,500 रुपये महीने का बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार ने घोषणा की थी, भत्ता भी नहीं दे रहे। इस सरकार ने किसानों से धोखा किया, बेरोजगारों से किया, जवानों से किया, महिलाओं के साथ अत्याचार बराबर है, कानून की स्थिति बद से बदतर है। इसलिए राजस्थान सहन करने वाला नहीं है, नहीं सहेगा राजस्थान। कल एक बड़ा विशाल कार्यक्रम पार्टी कर रही है जिसमें शासन सचिवालय का घेराव किया जाएगा। सांसद भगीरथ चौधरी जी से आग्रह है कि आपको संबोधित करें। पत्रकार बंधु, जैसे हमारे राष्ट्रीय मंत्री भाई साहब अरुण सिंह जी ने और राज्यसभा सदस्य किरोड़ीलाल जी मीणा साहब ने आपको बताया, मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार झूठ और लूट की सरकार है। आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान में जो राजस्थान प्रदेश में जितनी अराजकता है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं पे अत्याचार है, और विशेष तौर से जो किसानों के साथ उन्होंने जो नाइंसाफ़ी की है, मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में इस तरह की अराजकता आज तक कभी नहीं हुई। अभी अरुण सिंह जी भाई साहब ने और किरोड़ीलाल जी ने बताया कि जो मौजूदा सरकार के अंदर जो मंत्री थे, अब तो उनको हटा दिया गया। उन्होंने कहा आप मणिपुर की क्या बात करिए, आप तो राजस्थान की बात करिए। राजस्थान में महिलाओं और बच्चों पे कितना अत्याचार हो रहा है, उस मंत्री को तुरंत हटा दिया गया। और जो मंत्री कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है, उस मंत्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मैं किसान की बात करूं, 2018 में राहुल गांधी जी गए थे, मेरे मोबाइल पे अभी भी रिकॉर्डिंग है। वो राहुल गांधी जी ने ये कहा था और गिनती बोली थी। गिनती भी कैसे बोली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पिछले 5 अक्षर बहुत तेजी से बोले कि पता नहीं क्या जल्दी हो रही थी। उन्होंने कहा राजस्थान में हमारी सरकार आते ही 10 दिन में राजस्थान के जितने भी किसान हैं, अन्नदाता है, उन सबका किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। आज 4.25 साल हो गए, अन्नदाता राजस्थान का किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। और तो और है, किसानों की ऐसी स्थिति बदहाल हो रखी है कि हजारों किसानों के जो जमीन कुर्क हो रही है, वो आत्महत्या करने पे उतारू हो रखे हैं। इतनी भयानक स्थिति हो रही है। दूसरा फिर उन्होंने कहा नौजवानों को हम बेरोजगारी 3,500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज 3,500 रुपये 4.25 साल हो गए, कहीं भी नहीं। फिर उन्होंने एक और कहा कि यदि हमारी सरकार आ गई तो 1 नए पैसा बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। 4.25 साल में 19 दफे फ्यूल चार्ज के नाम से और उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए। कल हमने फेल कार्ड वहाँ गए थे, हम एक एक व्यापारी किसान से पूछे, सबसे मजदूर से पूछे, एक एक दुकानदार से पूछे। हमने कहा
2018 के पहले आपके दुकान का कितना बिल आ रहा था? उन्होंने कहा 700 रुपए। अब कितना आ रहा? 2800 रुपए, यानी 4 गुना बढ़ गया। झूठे वादे करके, झूठ और लूट की सरकार है। जैसे अभी जल जीवन मिशन बताया, 30,000 करोड़ से ऊपर दे दिए। जो टंकियां बनी हुई है उसको बता रहे हैं, जो पाइपलाइन पहले डली हुई है वो कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, नहीं सहेगा राजस्थान। कल किसान ट्रैक्टरों से सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर लेकर किसान कल जयपुर सचिवालय का घेराव करने के लिए आ रहे हैं और किसानों को बर्बाद कर दिया उन्होंने। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा कि 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो किसानों के लिए, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, मैं बात करूं एमएसपी की, राजस्थान में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। 2014 के पहले 1100 रुपए क्विंटल बाजरे की एमएसपी थी, 11 रुपए किलो। आज 2550 रुपए बाजरे की एमएसपी बढ़ाई है। 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में। और परंतु कांग्रेस की सरकार ने एक दाना नहीं खरीदा। मूंग की मैं बात करूं, हमारे राजस्थान में एमएसपी 3100 रुपए थी, आज 8,560 रुपए। कुल मिला के जो कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, राजस्थान में, वो किसान के ऊपर अत्याचार, अन्याय कर रहे हैं। और कल हजारों की संख्या में ट्रैक्टर से किसान आ रहे हैं और वहां सचिवालय का घेराव करेंगे। इतना ही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी से आग्रह है कि आपको। धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का। जैसा कि माननीय सभी श्रोताओं ने आपको सबको बताया अनुज जी के नेतृत्व में, मैं एक बात कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से प्रदेश की गवर्नमेंट आज जगह जगह पर राहत कैंप लगाए थे, उस राहत कैंप में आज एक भी आदमी नहीं आ रहा। इतने गारंटी कार्ड बांट दिए लेकिन किसी ने लेने से मना कर दिया। आज ताजुब इस बात का है कि उन्हीं का मंत्री उसी सदन में लाल डायरी को लेकर खड़ा होकर पूरे पत्रकारों के सामने कर दिया। उस मंत्री के साथ ये बर्ताव हुआ कि उसको मार्शल से पिटवार के बाहर निकाल दिया। आज वो रोड पे घूम रहा है। मैं समझता हूँ एक मंत्री नहीं, अभी कई मंत्री लाल डायरी निकालेंगे और सबके साथ बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि सबको टिकट का डर है किसको मिले। बहुत लोग निकल के आएंगे। ताजुब इस बात का है कि आज सारे एमएलए अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं और बजरी खनन और अवैध खनन में इतना काम कर रहे हैं, दबा के लूट मचा हो रही है। ये पूरे जिले के अंदर में सब जगह हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है, आज सारे अधिकारी बेलगाम है। पिछले 2 महीने से कोई अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा। अगर कोई जनसुनवाई करो, कुछ ही करो, कोई काम दो, सब बंद है। सिर्फ और सिर्फ एक बात है, सरकार की परोपकारी कर रहे हैं, इसके अलावा कोई मान नहीं है। मैं समझता हूँ आज हर जिले के अंदर में 1.5 से 2 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमने दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री पिछले 5 साल में दिए, अभी भी दिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अब क्या कमाल की बात कर रहे हैं कि जून तक कुछ नहीं हुआ, जुलाई में शुरुआत कर रहे हैं। 2 महीने के लिए ये समझ के चलो कि अक्टूबर में आपको आचार संहिता लग जाएगी। अगर 2 या 3 महीने के लिए 500-500 रुपये देने चाह रहा है, उससे स्पष्ट शब्दों में ये बात आती है कि एक आदमी को इतने रूप से बरगलाया जा रहा है कि आदमी 3 महीने के लिए देना है। अगर आपको ये देना है उज्ज्वला योजना में, तो जब से माननीय प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना दी है, उन सबके पैसे उसमें ट्रांसफर कर दो तो लगे कि हाँ आदमी कुछ देना चाहता है। नहीं, सरकार का स्तर इस लेवल पे आ गया कि आदमी ये मान के चलो जैसे वोट के लिए पैसे दे रहे हों। सबसे बड़ी बात ये है कि आज हो गया, चलो ठीक है साहब, धन्यवाद। नहीं सहेगा राजस्थान। कल में बहुत भारी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। मैं समझ जो 5 से 10 हजार की संख्या उमड़ रही है, पूरा जयपुर चारों तरफ से जाम होगा। हम इस बात की उम्मीद करते हैं सरकार को खाड़ फेंकने का काम कल ताबूत में कील ठोक देंगे। धन्यवाद। ये तस्वीरें आप देख रहे थे दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर राजस्थान को लेकर गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार को महाघेराव की कल तैयारी है। और किस वजह से तैयारी है उसका कारण था, बीजेपी नेताओं ने बताया। इस बात का जिक्र किया कि कानून व्यवस्था का मोर्चा हो, किसानों की दिक्कतें हो, या फिर महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, या फिर खनन माफिया से लेकर तमाम प्रकार के माफिया और पेपर लीक का मामला, हर मोर्चे पर गहलोत सरकार फेल होती नजर आई है। अब नहीं सहेगा राजस्थान और इस वजह से महाघेराव होगा कल बीजेपी के माध्यम से जयपुर में सचिवालय का। तो फिलहाल इस खबर के साथ मिड डे प्राइम के संग में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।